हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एससीईआरटी कक्षा 8 की ये पुस्तक विज्ञान और इसका कुछ अंश चैप्टर 1 लेकर के आए हैं आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को पूरा देखिएगा और फिर उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि कैसे विज्ञान और तकनीकी ने हमारे दैनिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है, इसी क्रम में हम विज्ञान एवं तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई नवीनतम परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। विज्ञान अपने हर नए अनुसंधान के साथ दैनिक जीवन को सरल एवं उन्नत वातावरण को विकसित करने के लिए लगातार प्रयासरत रहा है। विज्ञान एवं तकनीकी के नित नए वैज्ञानिक शोध एवं संचार, शिक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, उद्योग, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में विभिन्न विस्तार एवं विकास हुए हैं। अगला है किसी भी नई तकनीक के उपयोग से मनुष्य की दिनचर्या तथा कार्यशैली में सुधार आता है। अतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने विभिन्न मूलभूत चुनौतियों का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से डटकर मुकाबला किया है। इन मूलभूत चुनौतियों में कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य सुविधाएं, घटते प्राकृतिक संसाधन आदि हैं। आइए इन मूलभूत चुनौतियों को दूर करने के उद्देश्यों के साथ कृषि, उद्योग, ऊर्जा, संचार, परिवहन आदि क्षेत्रों में जो विस्तार हो रहे हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट है संचार के क्षेत्र में। हम देखेंगे संचार के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या क्या तरक्की की है। संचार मानव की प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण है। संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, टेलीविजन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, ईमेल और इंटरनेट का प्रयोग जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति के रूप में आए हैं। कंप्यूटर के आविष्कार के बाद संचार के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। अब ये पॉइंट देखिएगा, सूचना तकनीक का प्रयोग कर भारतीय डाक विभाग ने वर्ष 2001 में नवीन डाक सेवा प्रारंभ की, जिसे ई पोस्ट नाम दिया गया। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि ई पोस्ट क्या है और नवीन डाक सेवा का प्रारंभ कब किया गया। तो नवीन डाक सेवा का प्रारंभ 2001 में किया गया। 2001 यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 2001 में। 20वीं शताब्दी में संचार के क्षेत्र में मोबाइल फोन जुड़ गया। मोबाइल फोन तकनीक अत्यंत प्रभावशाली होकर उपग्रह के माध्यम से मानव के साथ जुड़ गया। 21वीं शताब्दी में यह नई तकनीक से सुसज्जित होकर एक नए नाम स्मार्ट मोबाइल के साथ 3G थर्ड जनरेशन एवं 4G फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी के रूप में उपलब्ध है। 3G का देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म थर्ड जनरेशन और 4G का फुल फॉर्म फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी के रूप में उपलब्ध है। संचार के क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फाइडेलिटी एवं वाईमैक्स तकनीक भी वैज्ञानिकों की एक अद्भुत देन है। तो देखिए इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं। वाईफाई का फुल फॉर्म और जो है 3G 4G का फुल फॉर्म। अब आगे देखते हैं। 3G एवं 4G प्रौद्योगिकी द्वारा ब्रॉडबैंड, वायरलेस इंटरनेट, डाटा, वीडियो, टीवी इत्यादि अब मोबाइल फोन पर आसानी से उपलब्ध है। बिना किसी बाधा के वीडियो क्लिपिंग एवं मनोरंजन का आदान प्रदान अब संभव हो गया है। ये सब जो है हमारा संचार के क्षेत्र में जो विज्ञान ने प्रगति की है उसके बारे में अभी तक हमने जाना कि क्या क्या प्रगति हुई है। उसमें एक छोटा सा ये अंश था। और दूसरा पॉइंट है शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या क्या प्रगति हुई है इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी योजना को शुरू किया गया। इसके अंतर्गत छात्रों को मुख्यतः अपनी ICT कौशल क्षमता बढ़ाने और कंप्यूटर सहायक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के अवसर प्राप्त हुए। यह योजना छात्रों के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, डिजिटल डिवाइड और अन्य भौगोलिक अवरोधों को पार करने का सेतु है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति की गई, जो ICT केंद्रित शिक्षा देने में समर्थ हों। स्कूल योजना में ICT के अंतर्गत कई राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों में स्मार्ट स्कूलों का अनुमोदन किया गया।
इसका उद्देश्य युवाओं को आईसीटी का प्रयोग करते हुए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा तथा संस्थापन, जीविका और ज्ञान आधारित समाज की बढ़ोतरी में सृजनात्मक दृष्टि से तैयार करना है। यह शिक्षा के क्षेत्र में सहायक सामग्री के रूप में एक नई क्रांति है, जो बच्चों को खुशनुमा वातावरण एवं मनोरंजक तरीके से शिक्षा प्राप्त करने एवं विषय के प्रति भय को दूर करने में सहायक सिद्ध हो रही है। शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है। उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन अनुपात और शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में आईसीटी की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन आईसीटी के अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों और ई किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। आईसीटी के अंतर्गत अगला है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विज्ञान और तकनीकी ने क्या क्या प्रगति की है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसको देखते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में वर्ष 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इंफोस्पार का एवं नवंबर 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन हुआ, इसरो। तो देखिए इसका जो है ये यहाँ पे कई क्वेश्चन बनते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन कब हुआ? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसरो का फुल फॉर्म होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो का गठन कब हुआ? नवंबर 1969 में इसरो का गठन हुआ। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? तो इसका गठन 1962 में हुआ और किसकी अध्यक्षता में हुआ? डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर आपका बेस मजबूत है तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर जो है आप आसानी से दे पाएंगे। इसलिए अगर हम एक लेवल से देखें तो ये किताब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला देखते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ही ये भी है। एक छोटे से रॉकेट प्रक्षेपण से शुरुआत करके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। सही बात है। अब हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट एवं भारतीय दूर संवेदी उपग्रह IRS जैसी अत्याधुनिक उपग्रह प्रणाली मौजूद है। इनसैट उपग्रह दूर संचार, दूरदर्शन प्रसार, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक आपदा चेतावनी के लिए तथा IRS प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए प्रयोग होता है। तो उपग्रह प्रणाली जो है, इनसैट उपग्रह जो है दूर संचार, दूरदर्शन प्रोग्राम का प्रसारण, इन सब के लिए होता है। और IRS जो है भारतीय दूर संवेदी उपग्रह जो है, इसका प्रयोग प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए होता है। भारत ने 2 प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपण यानों की रूपरेखा तैयार कर इस्तेमाल योग्य बनाया है। इसमें एक है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, तो इसको PSLV नाम दिया गया है, जिसका पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये PSLV का फुल फॉर्म है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये भी आप याद रखिएगा, जिसमें भारतीय दूर संवेदी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो PSLV में भारतीय दूर संवेदी उपग्रह जो है प्रक्षेपित किया जाता है। PSLV एक हो गया और दूसरा है भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान, GSLV इसको नाम दिया गया है। और इसका जो GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये जो है GSLV का फुल फॉर्म है। और एक हो गया PSLV और दूसरा हो गया GSLV। ये 2 हो गए। ये उपग्रह प्रक्षेपण यान है जो इस्तेमाल के लिए भारत इस्तेमाल करता है प्रक्षेपण के लिए। और देखते हैं इसमें अगला क्या है, जिसमें इनसैट परिवार के उपग्रह छोड़े जाते हैं। तो जो PSLV है उसमें भारतीय दूर संवेदी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं और दूसरा जो है भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान, इसमें जो है इनसैट परिवार के उपग्रह छोड़े जाते हैं। अगला है सितंबर 2004 में
सितंबर 2004 में भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV F1 द्वारा प्रक्षेपित एडूसैट बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था जो शिक्षा के लिए समर्पित था? तो हमारा आंसर है एडूसैट। आकाशगंगा के केंद्र के पास दूसरा सबसे बड़ा ब्लैक होल जो सूर्य के लगभग 1 लाख गुना बड़ा पाया गया है, इसकी पुष्टि जापान के कीयो यूनिवर्सिटी द्वारा की गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान मंगलयान एवं चंद्रयान 1 के सफल परीक्षण में सफल रहा। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी हम देख लेते हैं, इन्हें भी जाने में। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागारिन थे और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा 2 अप्रैल 1984 को पहुंचे थे, जो सोयूज T11 जो यान था उससे। और अगला पॉइंट है प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री, तो ये कल्पना चावला थी, हम सबको मालूम है। और भारत का प्रथम चालक रहित विमान लक्ष्य, भारत का प्रथम चालक रहित विमान, उसका नाम लक्ष्य था। अगला है चौथा, रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में भारत ने विज्ञान ने और तकनीकी ने क्या प्रगति की है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत उन्नति की है। भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा नीति के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा विज्ञान संगठन तथा कुछ अन्य तकनीकी विकास प्रतिष्ठानों को मिलाकर रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO का फुल फॉर्म, और हिंदी में इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का गठन किया गया। रक्षा एवं प्रतिरक्षा के उद्देश्य से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी, सतह से सतह पर मार करने वाली जो मिसाइल है वो है पृथ्वी। अत्याधुनिक प्रणालियों से युक्त मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन जो है युद्ध टैंक का नाम था। विमानों के लिए फ्लाइट सिमुलेटर, चालक रहित लक्ष्यभेदी विमान, बैकून बैरेंज प्रणाली आदि DRDO की प्रमुख नवीनतम उपलब्धियां हैं। DRDO का अभी हमने फुल फॉर्म बताया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO का फुल फॉर्म। इस प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल आदि कार्यक्रम का प्रक्षेपण किया गया। जल अभियानों के संचालन के लिए समुद्री बेड़े और सामरिक मिसाइल और तथा आकाशीय प्रक्षेपास्त्रों का विस्तार हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सन 1998 में पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक भूमिका निभाई। द्वितीय परमाणु परीक्षण कब हुआ? आपका ये क्वेश्चन देखिए, 1998 में। द्वितीय परमाणु परीक्षण कब हुआ? पोखरण में और 1998 में। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। भारत का मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम। रक्षा के क्षेत्र में INS कोच्चि, INS अरिहंत आदि युद्धपोतों का भी प्रयोग किया जा रहा है। अब पांचवा है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या क्या प्रगति की है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। पहले चिकित्सालयों में अत्याधुनिक मशीनों जैसे स्कैनर, एक्सरे, एंडोस्कोप आदि का प्रयोग रोगों के जांच के लिए किया जाता था, परंतु वर्तमान समय में बढ़ती हुई घातक बीमारियों से बचने एवं रोकथाम के लिए यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं रही। अतः अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत निदान मूलक एवं उपचार मूलक तकनीकी का प्रयोग किया गया है। ये निदान मूलक एवं उपचार मूलक तकनीक है रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। देखिए CT का फुल फॉर्म कंप्यूटेड टोमोग्राफी। MRI का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। देखिए MRI का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। सोनोग्राफी आदि हैं। इस क्षेत्र में टेली चिकित्सा भी चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम उपलब्धि है। इसके अंतर्गत 5-6 घंटे के अंदर विश्व के किसी भी चिकित्सा विशेषज्ञ से
विचार विमर्श करके रोगी का चेकअप कराया जा सकता है। चिकित्सा के नवीनतम उपलब्धियों में अंग प्रत्यारोपण तकनीक, हीमोडायलिसिस, प्रोस्थेसिस आदि हैं। भारत ने जीका विषाणु के लिए जीका बैक नामक टीके की खोज की है। भारत ने जीका विषाणु के लिए कौन से टीके की खोज की है? जीका बैक। तो देखिए इसमें कई सारे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप इसे नोट करते जाएंगे और आपके किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये काम आने वाले हैं।